फ्रेंड, जैसा कि हम सभी को पता है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो घूमने आए पर्यटकों के ऊपर पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा हमला किए गए थे, उसका बदला लेने के लिए कल बुधवार के सुबह 1:30 बजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट कर दिया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर में घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों का ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और इस दरमियान लगभग सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि 250 प्लस आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद 12 और आतंकी ठिकाना पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। यानी कि टोटल पाकिस्तान के अंदर 21 आतंकी ठिकाना था, जिसमें से भारतीय नौसेना या एयरफोर्स या भारतीय सेना के द्वारा 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी 9 ठिकानों में से लगभग 250 प्लस आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 12 सुरक्षित है। हो सकता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी और आगे लंबा चलने वाला है, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना का जिद है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक आतंकी ठिकाना और उस ठिकानों को चलाने वाले आतंकवादियों को उड़ा दिया जाएगा। तो ये कब तक ऑपरेशन बंद किया जाएगा या फिर अभी फिलहाल तत्काल रूप से बंद हो गया है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने जो मेंशन किया है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर बदला लेने के लिए हमला करता है तो ऐसे परिस्थिति में भारत क्या कर सकता है और कितना बड़ा युद्ध हो सकता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आ गया होगा कि अब तक जो चल रहा है वो क्या है, युद्ध नहीं तो क्या है। तो देखिए फ्रेंड, अभी जो भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है वो जेन्युइन है। दुनिया का नियम है, यूएन चार्टर के हिसाब से अगर कोई आतंकवादी किसी देश को परेशान करता है तो उस देश को अधिकार है कि वो किसी देश के अंदर छुपा हुआ हो, उस देश में घुस के जिस देश के नागरिक को मारा गया है आतंकवादियों के द्वारा, उस देश का सरकार, उस देश की सेना, जिस देश में भी आतंकवादी छुपा हो उस देश में घुस के उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, टारगेट हमला कर सकता है। ख्याल सिर्फ इतना करना है कि कोई आम सिविलियन ना मरे, उस देश के मिलिट्री कैंप को नुकसान न पहुंचे, किसी सेना को नुकसान न पहुंचे या फिर ऐसे किसी संस्था को नुकसान न पहुंचे जिससे वो देश डायरेक्ट एक्शन में आ जाए। तो भारत सरकार के द्वारा अभी जो टारगेट एक्शन लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को देखते हुए और आतंकवादियों के ठिकानों को देखते हुए, इसमें पाकिस्तान का जरा सा भी नुकसान नहीं है। और इसलिए, और ये अधिकार भी है, ये दुनिया भर का नियम है। आप देखे होंगे कि इस आतंकवादियों के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं मोदी, उनका समर्थन पूरी दुनिया भर के देश कर रहा है, क्योंकि ये जेन्युइन है और भारत सरकार के द्वारा जो भी एक्शन लिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो जेन्युइन है। ठीक है, तो ये एक युद्ध नहीं है। युद्ध, वॉर उसे हम कहते हैं जो जब दो देश के ऑफिशियल्स आपस में भिड़ जाते हैं उसे हम वॉर कहते हैं। जैसे अगर इंडियन सेना और पाकिस्तान के सेना आपस में भिड़ जाए तो वो वॉर कहलाएगा। लेकिन अभी भारतीय सेना आतंकवादियों को उड़ा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही जाके क्यों ना उड़ाना पड़े, इसे वॉर नहीं कहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त भारत के द्वारा लिए जाने वाले इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन से पाकिस्तान का फजीहत पूरे दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान के कंगाली में इस तरह का इज्जत खराब किया जा रहा है जिससे वो अलबला जरूर रहा है। और इस छटपटाहट में अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर देता है तो निश्चित ही इसे एक्ट ऑफ वॉर भारत समझेगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल वॉर की अनाउंस हो जाएगी और युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब शुरू करते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत की तैयारी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के द्वारा घूमने आए जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, उसी के एक दिन बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के द्वारा कुछ 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया था, है ना, कुछ बॉर्डर को सील कर दिया गया था और दोनों देश के अनुयायी
जो एक दूसरे के देश में रहते हैं उन्हें कम कर दिया गया था। प्लस पाकिस्तान से आए हुए जितने भी नागरिक थे जो भारत में रह रहे थे उन्हें वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया और उनका जाना पाकिस्तान शुरू भी हो चुका है। तो ये तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया एक्शन था। इससे लोगों में ये कयास लगाया जा रहा था कि बड़ा एक्शन होगा, लेकिन चूंकि भारत सरकार को थोड़ा तैयारी करने में समय चाहिए था, इस बीच भारत के लोगों को यह लगने लगा कि शायद भारत अब एक्शन नहीं लेगा। भारत ने जो 5 बड़े फैसले लिए शायद वही एक्शन था, अब इसके बाद कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। हालांकि जैसी आतंकवादियों के द्वारा ये 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उस वक्त देश के विपक्ष हो या भी आम नागरिक हो या कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी आदमी हो जो कल तक सरकार से लड़ रहा था, मतलब 22 अप्रैल 2025 से पहले जो सरकार के खिलाफ खड़ा था, वो भी इस आतंकी हमले के बाद सरकार के साथ खड़ा हो गया और सरकार से ये डिमांड करने लगा कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, इसके लिए सरकार को मेरा पूरा समर्थन है ना। तो पक्ष हो विपक्ष हो या भारत के सेलिब्रिटी हो या कोई बुद्धिजीवी हो या एक्सपर्ट हो या कोई आम नागरिक हो, भारत सरकार के को सपोर्ट कर दिया। अब तत्काल प्रभाव से भारत सरकार तो एक्शन नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? इसमें भारत सरकार का कोई गलती नहीं है। हमारा देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संविधान का एक दूसरा बेंच जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ये दोनों इतना वाहियात है कि हमें चाहकर भी हमें तैयार नहीं होने देता, मतलब एक्टिव मोड में नहीं आने देता। लेकिन फिर भी जो हो पाया, सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 बड़े फैसले तो ले ही लिए थे, लेकिन मिलिट्री एक्शन इन 2 वजहों से हम भारत अक्सर पहले से तैयार नहीं होता है। तो तैयार होने के लिए भारत को कुछ वक्त चाहिए था, भारत की सरकार को। इस बीच भारत सरकार ने ये दिमाग लगाया कि हमें जो तैयारी करने का टाइम लगेगा उसमें हो न सके कि भारत के विपक्ष भूल जाए, क्योंकि इस बीच एक और मुद्दा चल रहा था देश के अंदर, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, और इसके खिलाफ मतलब पूरे विपक्ष खड़ा था सरकार के खिलाफ में। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की डर थी कि हम जितने समय तैयारी करने में लेंगे उतने समय पे फिर से भारत का जो विपक्ष है वो अपने मुद्दा पे लौट आएंगे, वक्फ संशोधन अधिनियम पे। और हो सकता है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया हुआ हरकत है उससे हमारा माइंड मतलब डाइवर्ट हो जाए, फोकस हट जाए और हम बदला ले नहीं पाए, या फिर बदला लेने में हमें कठिनाई आएगी। क्योंकि देश के अंदर जब तक आपका विपक्ष आपके साथ नहीं हो तो युद्ध करने का मजा नहीं आता है, स्ट्राइक करने का मजा नहीं आता है। तो भारत सरकार ने पूरे सोची समझी प्लान के तहत ऐसा हरकत किया कि पूरे विपक्ष को मतलब कंट्रोल कर लिया। कैसे? तो आइए जानते हैं। मोदी सरकार ने सोचा कि देखो, जैसे आतंकी हमला हुआ था वैसे तुम तो बिना बुलाए आके हमें समर्थन दे दिए, पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ आपने जहर उगल दिया और भारत सरकार का सपोर्ट कर दिया। जब आ गए हो अपने मर्जी से तो जाने नहीं दूंगा। क्यों न, कैसे नहीं जाने दूंगा? तो लो, एक तरफ तो 5 बड़े फैसले लेके भारत के जनता को तत्काल प्रभाव से थोड़ा बहुत खुश कर दिया और मिलिट्री एक्शन लेने की तैयारी करने लगा मोदी सरकार। मोदी सरकार को पता था कि ये 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा। इस बीच विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए या फिर एक जगह केंद्रित करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि चलो एक कानून ले आते हैं। वो कौन था? जाति के आधार पे सेंसस करना। क्योंकि 2023 से ही देश के विपक्ष का ये डिमांड था। जब देश के विपक्ष द्वारा ये डिमांड किया जा रहा था तब मोदी सरकार इसे ट्रोल करते थे। मोदी सरकार में बैठे लीडर सब ट्रोल करते थे कि ये गलत है। लेकिन ये देखिए, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं था वो कानून उन्हें लाना पड़ा, उनकी मजबूरी पड़ गई थी, क्योंकि उन्हें भारत के विपक्ष का सपोर्ट चाहिए था इस स्ट्राइक में, और वो वक्फ बिल के तरफ इनका ध्यान न चल जाए और फिर सरकार के खिलाफ ना आ जाए, है ना, एक्शन लेना कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए। तो इसलिए उन्होंने एक झुनझुना देश के विपक्ष को पकड़ा दिया। इस बीच सेनाएं को ऑर्डर दे दिया गया कि आप अपने स्तर पे तैयारी कर लो, कब करना है, कैसे एक्शन लेना है, किस वक्त पे एक्शन लेना है, इसकी जिम्मेदारी सेना को सौंप दिया। और दूसरी तरफ भारत के विपक्ष कहीं इधर उधर रास्ते से भटक न जाए, फिर वक्फ संशोधन अधिनियम पे न उनका ध्यान चल जाए, उनको जाति सेंसस हाथ में झुनझुना धरा दिया कि चलो अब आप खुश रहो। अब क्या था, भारत के जो जितने विपक्ष थे ये कानून आते ही सबके सब खुश हो गए।
सब 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 अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने लगे कि ये मोदी सरकार का अच्छा गुण है, अच्छा इनिशिएटिव है। तो एक तरह से मोदी सरकार भारत के विपक्ष को लड्डू दे दिया, दूसरी तरफ अपने आर्मी को तैयारी करने का पूरा मौका दे दिया। अब किसी युद्ध को या फिर किसी देश में घुस के आतंकवादियों के ऊपर जो स्ट्राइक करना होता है, उसमें एक और दिक्कत आती है, वो है फॉरेन डिप्लोमेसी, है ना, विदेश नीति देखा जाता है। तो विदेश नीति में भी अच्छा उछाल मारा मोदी सरकार। देखिए, अमेरिका दुनिया में टैरिफ वॉर खेल रहा था, दुनिया भर के चंगू मंगू देश भी इस टैरिफ वॉर में अमेरिका को छोड़ा नहीं। अमेरिका जैसे टैरिफ जिस जिस देश पे लगाया, उस देश ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया। जिस देश के ऊपर अमेरिका के ट्रंप द्वारा बयानबाजी किया गया, उस देश ने पलट के जवाब दे दिया, चाहे वो छोटा मोटा चंगू मंगू ही देश क्यों ना हो। इस बीच भारत पूरी तरह से साइलेंट होकर बैठा हुआ था। भारत के लोगों को लग रहा था कि अमेरिका के सामने भारत झुक गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत सरकार का ये कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि थी कि वो पूरी तरह से साइलेंट था। अब पूरी तरह से साइलेंट था तो अमेरिका का भी एक मजबूरी था। जब दुनिया भर से वो टैरिफ वॉर खेलेगा तो कोई ना कोई देश तो उसे आखिर में चाहिए कि उसके क्षतिपूर्ति करे, तो वो भारत था। और भारत में दो बात था, एक तो भारत अमेरिका का मतलब बहिष्कार खुल के नहीं कर रहा था, अमेरिका द्वारा दिए गए इतने बयान का जवाब नहीं दिया भारत। दूसरी तरफ भारत वो देश है जो चाइना से जितने माल अमेरिका खरीदता है वो उसकी पूर्ति भारत कर सकता था। तो भारत से अमेरिका को दो उम्मीदें नजर आ रही थी, और शायद इसलिए मोदी सरकार चुप था। चुप होते होते एक दिन मोदी सरकार जाता है अमेरिकन से मिलता है और नेगोशिएट करता है टैरिफ वॉर पे, और उसको सेटल कर देता है। जैसे उसको सेटल कर देता है, अमेरिका खुश, भारत खुश। तो इस तरह से अमेरिका के साथ अपने विदेश नीति को पटरी पर लाने में मोदी सरकार कामयाब हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के साथ एक लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था जो बीच में अटका हुआ था। चाहे बीच में अब ब्रिटेन के अंदर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ही क्यों ना आए, वो भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन मोदी सरकार का दूरदृष्टि ही था कि वो उस काम को फंसा के रखे थे। अभी इस जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उसमें G7 में जितने भी सारे कंट्री हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले कंट्री है, सबसे बड़े देश हैं। तो उनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सब देश, ऑस्ट्रेलिया आता है ना। तो अमेरिका को तो टैरिफ वॉर में नेगोशिएट करके अपने पाले में कर लिया। जापान पुराना दोस्त है भारत का, कोई भी हिसाब से कभी भी अगर जापान भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता, एक सेकंड के लिए मैं बोलता हूं, तो वो कभी भी पाकिस्तान का भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो बीच में न्यूट्रल ही रह जाएगा। वही हाल है ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका को अपने पाले में कर ही लिया। रही बात ब्रिटेन हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट पाले में चला जाता है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, हालांकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समान स्थिति में भारत के द्वारा किसी छोटू देश के साथ करना भारत के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन मोदी सरकार का स्मार्टनेस को समझो, अपनी मजबूरी का भी बेहद फायदा उठाना जानते हैं। उनको पता था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ करने से हमारा घाटा होने वाला था, इसीलिए वो फंसा के रखे थे। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ा कि अभी चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि ब्रिटेन हमारे पाले में आ जाएगा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा घाटा होता है तो हम बदले में पाकिस्तान को लसारेंगे, पाकिस्तान को आतंकी का बदला तो लेंगे ही लेंगे, प्लस ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो हमारा घाटा होने वाला है वो भी बदला लेंगे, उसका भी बदला हम भरपूर लेंगे। और इसका पूरा फायदा उठाया, तो उसको फ्री ट्रेड का लड्डू दे दिया ब्रिटेन को। ब्रिटेन भी अपने पाले में आ गया। उसके बाद फ्रांस से लगातार हम राफेल खरीद रहे हैं। अभी हाल ही में 36,000 करोड़ का राफेल खरीदे हैं। तो फ्रांस ऐसे भी हमारा पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक दोस्त है हमारा, है ना। हर वक्त फ्रांस हमें साथ दिया है और उससे अभी हमारा डील हो रहा है राफेल का, तो वो ऐसे भी हमारा साथ रहेगा। जब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, तो रही बात जर्मनी की, तो जर्मनी बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि ये लोग सब एक ही ग्रुप, एक ही कैटेगरी के देश हैं। जो जिधर अमेरिका जिधर जाएगा उधर ही ये लोग जाने वाले हैं। तो इन सारे देशों को विदेश नीति के द्वारा मोदी अपने पाले में किया 2 हफ्ते में। एक बात। दूसरी बात, अपने इंडियन आर्मी को तैयार होने का मौका दिया। तीसरी बात, भारत के विपक्ष भारत सरकार को कमजोर ना कर दे, इसके लिए उन्हें जाति सेंसन वाला लड्डू दे दिया। तो इन सबको 2 हफ्ता तक अपने हिसाब से मोदी कंट्रोल करके रखा। ठीक है जी।
2 हफ्ता कंप्लीट होते ही वो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे 2 लॉजिक है। पहला कि जब आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों को मारा था तो उनसे उनका धर्म पूछ के मारा था और उनकी पत्नी को छोड़ दिया था। जब उनकी पत्नी ने आतंकवादियों को बोला कि हमें क्यों जीवित छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो, तो उसने ये जवाब दिया था कि जाओ अपने बाप मोदी को बताना, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। तो उस माता एवं बहनों का जो मांग का सिंदूर उन्होंने छीना था, इसीलिए मोदी सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। दूसरी बात, वो धर्म पूछ के मारा था, तो सिंदूर हिंदू महिलाएं लगाया करती हैं। तो जब भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा जाएगा तो मरने से पहले उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर कोई हमें ठोकने आया है तो वो कोई हिंदू ही हो सकता है। तो मोदी सरकार का स्मार्ट प्लान देख लो कि मतलब तुमने धर्म पूछ के मारा था, मैं भी धर्म बता के ही मारूंगा, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज है। तुमने मुंह से पूछा था, हम इशारों में बता देंगे कि हम हिंदू है और ठोक देंगे। इस तरह से स्मार्ट तरीका को अपनाया गया। पूरे विदेश नीति हो या विपक्ष को अपने पाले में करना हो या अपनी सेनाएं को खुले छूट के तहत उसे पूरी तैयारी करने का मौका हो, ये सब 2 हफ्ता लगा और मोदी सरकार ने 2 हफ्ते में कंप्लीट किया। और उसके बाद स्टेज 1 उसका तैयार था और स्टेज 1 के साथ साथ स्टेज 2 भी मोदी सरकार का तैयार है। स्टेज 1 की ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के सिर्फ आतंकवादियों को ठिकाना लगाना, उसके ठिकानों को ध्वस्त करना। जैसी ऑपरेशन सिंदूर बुधवार की सुबह 1:30 बजे में लगभग किया गया, उसके कुछ ही देर बाद मोदी सरकार के द्वारा अपने एक्स हैंडल से दुनिया को बता दिया गया कि अभी हम ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट कर दिए हैं और पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करना हमने शुरू कर दिया है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये बताया कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल्स का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी ऐसा हरकत नहीं किया जाएगा जिससे एक्ट ऑफ वार समझा जाए। हम सिर्फ अपने लोगों का बदला ले रहे हैं आतंकवादियों से। इससे पूरी दुनिया आश्वस्त हो गया कि मोदी अपना बदला ले रहा है और ये उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दिया। अब देखिए स्टेज 2 भी मोदी सरकार का तैयार है। स्टेज 2 कब यूज करेगा? जब पाकिस्तान के द्वारा अब इससे अलबला के कोई हमला भारत पे कर दिया जाता है, तब जाके मोदी सरकार के द्वारा स्टेज 2 यानी कि लेवल 2 स्टार्ट होगा और उस लेवल 2 को ही एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और ये एक्ट ऑफ वार पाकिस्तान और भारत के आर्मी के बीच होगा। इसे हम ऑफिशियल्स वॉर कहेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पे पहले अटैक किया जाएगा। इसके पीछे 2 कारण है। पहले कि मोदी सरकार दुनिया को आश्वस्त पहले कर दिया है कि हम आतंकवादियों को मारेंगे पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये हम बदला लेंगे और ये मेरा अधिकार है। दुनिया ने मोदी सरकार को फ्री हैंड छोड़ दिया कि चलो ठीक है मारो। ठीक है। और दूसरा ये मोदी सरकार मतलब भारत का नीति ही रहा है कि भारत कभी भी पहले किसी देश पे अटैक नहीं किया है। ये पुराना हमारा पॉलिसी रहा है। तो ये 2 लॉजिक है कि हम स्टेज 2 को पहले एक्टिवेट ना करेंगे। पहले आतंकवादियों के मारने के बदला लेने में अगर पाकिस्तान हम पे कोई कार्रवाई करता है तब हमारा स्टेज 2 फौरन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और उसकी किस तरह की तैयारी हो चुकी है उसको भी हम जान लेते हैं। तो उसकी तैयारी हो चुकी है 3-4 लेवल पे। सबसे पहले हमारा जो सरकार है उसका जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसके तहत तालिबान से बात कर लिया गया है। जैसे पाकिस्तान के तरफ से कोई हमला होता है तो स्टेज 2 हमारा एक्टिवेट होगा। उसके तहत खैबर पख्तूनख्वा तालिबान से बात कर लिया गया है। तालिबान की तरफ से अटैक किया जाएगा पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तर पश्चिम इलाका में जो जहां खैबर पख्तूनख्वा पड़ता है और उस क्षेत्र को तालिबान के द्वारा छीन लिया जाएगा। दूसरा, बलूचिस्तान के लड़ाके पहले से एक्टिवेट हो चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी या उसके बख्तरबंद गाड़ी को पहले से उड़ाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर ही, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। 2, तीसरा, अरब सागर में हम नेवी से वार करेंगे। 3, चौथा, हमारा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर इस तरफ से मतलब हम हमला करेंगे, है ना। तो ये हो गया 3। और चौथा, जो हम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किए हैं उसका पानी क्या कर रहे हैं, अभी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही स्टेज 2 हमारा एक्टिवेट होता है
हम हमारा इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी वॉर में इन्वॉल्व होगा ही होगा, साथ में बलूचिस्तानी लड़ाके इन्वॉल्व होंगे, उधर से तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इन्वॉल्व होगा। इसके बावजूद पानी भी हम छोड़ देंगे एकदम से, तो इससे पाकिस्तान में अफरा तफरी आ जाएगा। तो हमारा स्टेज 2 भी तैयार है, लेकिन शायद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मतलब धमकी दे रहा है मोदी सरकार को, मतलब गिदर भक्ति दे रहा है, हिम्मत नहीं कर रहा। उसको पता है अपनी क्षमता के बारे में कि भारत के सामने वो टिक नहीं सकता। ऐसे भी स्ट्रीम मीडिया में चल रहे न्यूज के अनुसार मैं बताता हूं, पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने का मात्र 4 दिन ही ठहर सकता है, 4 दिन का ही क्षमता है। इसको पता है, भारत चारों तरफ से उसको घेर चुका है। अब हम समझते हैं अगर वाकई युद्ध हो गया तो क्या होगा, है ना। तो देखिए, 2 सूरत में ही मतलब युद्ध हो सकता है। पहला कि परमाणु युद्ध हो सकता है। अगर युद्ध हुआ मतलब पाकिस्तान अगर अलबला के भारत पे हमला किया तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो पाकिस्तान सरेंडर कर देगा, क्योंकि 4 दिन ही लड़ने का उसके पास क्षमता है, लड़के वो या तो सरेंडर करेगा, जैसा कि पहले एक बार भी वो 1971 में कर चुका है, तो या तो सरेंडर कर देगा या परमाणु युद्ध होगा। परमाणु युद्ध होने का 5% चांस है, 95% चांस है कि अगर युद्ध हुआ तो वो सरेंडर करेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं 5% परमाणु युद्ध का क्यों चांस है, वो बाद में बताऊंगा। पहले सरेंडर के बारे में जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास जो उसकी ताकतें थी, JF-70 जो चाइना से फाइटर जेट लिया था और F-16 जो अमेरिका से लिया था, पहले ही स्ट्राइक में उसका दोनों फाइटर जेट भारतीय मूल के स्वदेशी हथियार आकाश डिफेंस सिस्टम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इससे पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी का कमर टूट चुका है। अब उसको जरा सा भी चीनी सामान पे भरोसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने उसे धमकी दे रखा है कि F-16 का यूज भारत के खिलाफ नहीं कर सकता, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो यूज नहीं करेगा। और मान लिया कि अलबला के वो बिना अमेरिका के परमिशन के यूज कर भी लिया, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि उसका F-16 विमान हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, तो आगे भी वो ध्वस्त हो जाएगा, तो उसका कमर टूट चुका है। इस लिहाज से हमें लगता है कि वो सरेंडर कर देगा। और दूसरा कारण कि 1971 में भी उसने सरेंडर कर दिया था। और तीसरा कारण सरेंडर करने का यह है कि जिस तरह से अभी स्ट्राइक किया गया है भारत के द्वारा, उसका डिफेंस सिस्टम पूरा कोई काम नहीं किया, उसका फाइटर जेट फेल हो गया। इससे पाकिस्तानी जनता को सब कुछ समझ में आ चुका है कि भारत हमसे ज्यादा शक्तिशाली है और अगर पाकिस्तान युद्ध करता है तो हमारा नुकसान होने वाला। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध होने की शंका बढ़ जाएगी। जैसे भारत ताबड़तोड़ हमला करेगा, गृह युद्ध आपस में ही पाकिस्तान उलझ के रह जाएगा, नतीजा उसे सरेंडर करना ही पड़ जाएगा। अब इन सब को हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और नहीं जैसे कुछ नेता वहां पे हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनको लगता है कि हम भारत से उलझ लेंगे और उसके दम पे अगर 5% चांस है कि मतलब परमाणु युद्ध जीत पे कर ही लिया तो क्या होगा। तो देखिए, मैं बता देता हूं, अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा, 20 से 25% भारत का हिस्सा तबाह हो जाएगा। इसके बदले में इसमें कोई दौराय नहीं है कि भारत उसे कल का सुबह देखने नहीं देगा और पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। इसमें कोई दोहराय नहीं है, इसलिए परमाणु हमला नहीं कर सकता है। अब फिर भी आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए कर ही दिया परमाणु हमला पाकिस्तान भारत के ऊपर, तो क्या उसे तो मिटा दिया जाएगा, भारत तो 100% उसे मिटा देगा। लेकिन मतलब इसको परमाणु हमला ना करे पाकिस्तान, इससे पहले कोई उपाय है क्या भारत के पास? तो एकदम है। आज के इस वीडियो में हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सरकार को लगने लगे या हमारे जो खुफिया विभाग है रॉ, उनके एजेंट को लगने लगे कि पाकिस्तान से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो परमाणु हमला भारत पे कर ही देगा। तो देखिए, ये जो हमला होता है विनाशकारी हमला होता है। इस हमले के बाद भारत का भी भले ही थोड़ा सा ही नुकसान हो, लेकिन नुकसान होगा, और इसके बदले में भारत को पाकिस्तान को हमेशा के लिए साफ करना पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं होगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो जैसी भारत सरकार को इस बात की खबर लगती है कि पाकिस्तान के द्वारा मतलब 1% भी चांस लगता है कि भारत के ऊपर हमला होने वाला है परमाणु, तो वो एक काम कर सकता है इंडियन आर्मी। वो क्या है कि जो वहां का आर्मी चीफ है ना, आसिम मुनीर, उसको ही पहले उड़ा दिया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान के जितने भी सारे लीडर्स है, राजनेता है, ऑफिशियल्स है, वो सबके सब डरे हुए हैं। गिन चुन के 2-4 बंदे हैं वहां पे
जिनके मोटिवेशन से पाकिस्तान अभी भी सरवाइव कर रहा है इस स्ट्राइक के दरमियान। उसमें आसिम मुनीर जो है 1 नंबर पे है, उसके बाद एक है पीओके का प्रधानमंत्री, मुंह बोला प्रधानमंत्री। बस ये दो जो बंदा है, ये दोनों पाकिस्तानियों को मोटिवेट कर रहा है। मतलब ऐसे परिस्थिति में गिदड़ भक्ति करके अपने लोगों को झूठा तसल्ली देके खुश करने का प्रयास कर रहा है, जिससे वहां के जो राजनेता पहले से भारत से डरे हुए हैं, भारत के हमला से डरे हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा तसल्ली मिल जाता है। अगर भारत को पता चलता है कि परमाणु हमला करने वाला है और वो डायरेक्टली भारत सरकार अगर आसिम मुनीर को उड़ा देता है तो पूरा पाकिस्तान सन्न हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से डरा हुआ है। जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, प्रेरणा मिल जाता है आसिम मुनीर के जरिए और पाकिस्तान पीओके के प्रधानमंत्री के जरिए, अगर इन दोनों को उड़ा दिया गया तो उनका जो प्रेरणा का स्रोत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में परमाणु युद्ध करने से अच्छा होगा कि वो 100% सरेंडर कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और इतने दिनों से मैं जो न्यूज से जुड़ा रहता हूं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूं। तो आसिम मुनीर को जैसे भारत को ये शंका लगे कि उधर से परमाणु हमला होने वाला है, तो परमाणु हमला करने से अच्छा है कि आसिम मुनीर को उड़ा दे। और 100% मैं जानता हूं कि आसिम मुनीर को जैसे उड़ाया जाएगा ये परमाणु हमला भी थम जाएगा और पाकिस्तान 100% भारत के सामने सरेंडर कर देगा। और इस बार अगर भारत के सामने पाकिस्तान के द्वारा सरेंडर किया गया तो भारत सरकार को पुरानी मूर्खता को नहीं दोहराना है, जैसे हम सन 1971 में किए थे कि उसके 93,000 सैनिक को वापस कर दिए थे हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा। उसके पाकिस्तान का जो एरिया को ऑक्युपाइड किया गया था उस एरिया को भी हमने छोड़ दिया, बदले में हमने कुछ नहीं लिया। बदले में कुछ डिमांड किया था, तो ये डिमांड किया था कि बांग्लादेश को तुम एक स्वतंत्र राष्ट्र की दर्जा दोगे, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह का मूर्खता इस बार भारत सरकार ना करे। इस बार अगर हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान का कोई जगह पे कब्जा करता है तो वो भारत में ही मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारा पीओके हमेशा के लिए आ जाना चाहिए और जितने पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करेगा उसको गाजर मूली की तरह काट देना चाहिए, ठीक है। और साथ में 4 टुकड़ा ना सही 1 टुकड़ा जरूर पाकिस्तान का करवा देना चाहिए। बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना देना चाहिए। प्लस कम से कम बलूचिस्तान अगर अलग होता है तो उसके विदेश नीति, संचार नीति और सिक्योरिटी, है ना, इनका कंट्रोल भारत अपने पास रखे। बाकी अपना बलूचिस्तान अपने चलाए, अपने लोगों द्वारा चलाए सरकार को, लेकिन वो जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है वो भारत अपने कंट्रोल में रखे। यहाँ पे बांग्लादेश वाला गलती ना करे कि सब कुछ बांग्लादेश को अपनी आजादी पे छोड़ दे। नहीं, इस बार अगर भारत की मदद से बलूचिस्तान कट के अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो ठीक है, वो बने, लेकिन उसकी विदेश नीति, संचार नीति और सिक्योरिटी सिस्टम, ये तीनों भारत सरकार के अपने कंट्रोल में हो, ऐसा मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं कि अब तक इस युद्ध से जुड़ी जानकारी, मतलब इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसके आधार पे आपको स्ट्राइक क्या होता है, युद्ध क्या होता है और पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो आगे क्या होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।